क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो भी 12th क्लास वाले पोर्शन में, 12th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, दैट इज द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मतलब अब हम जो है वो 12th वाले पोर्शन में बिल्कुल आखिरी यूनिट में हम एंटर कर गए हैं, दैट इज द इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में हमारे पास 4 चैप्टर हैं बेटा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम है हमारे पास के, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है ना। तो उसमें अभी हम आज पढ़ेंगे बेटा, आज से हम नया चैप्टर जो शुरू करेंगे वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और ये जो लेक्चर है ये बेसिकली असाइंड लेक्चर है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, चूंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, बॉटनी और जूलॉजी दोनों साथ में होता है, तो उस बड़े सिलेबस को बिल्कुल जुडिशियली कवर करने के लिए ना तरीके से कोई हिस्सा छोड़े बगैर, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से ना आए, तो मुझे जो है उसके लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है। तो मेरा जो रिकॉर्डिंग का शेड्यूल, देखिए मैं चाहूं तो हर लेक्चर को नया रिकॉर्ड कर सकता हूं, लेकिन क्या है कि जो टाइम फ्रेम कम है हमारे पास, इस बार हमारे पास टाइम फ्रेम थोड़ा और कम है। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें अपना सिलेबस टाइमिंगली पूरा करना है। तो कुछ लेक्चर ऐसे होंगे जो असाइन टास्क में जाएंगे आपको, मतलब ये वो लेक्चर है जिनको मैंने ही रिकॉर्ड किया है, एक एक चीज को मैंने अच्छे से समझा के पढ़ाया हुआ है बेटा, और इन चैप्टर को जो है वो कुछ महीने पहले रिकॉर्ड किया गया है। तो ये अभी एकदम, ये मैं आपसे बोलूं कि 1 या 2 दिन पुरानी फ्रेश रिकॉर्डिंग नहीं है, ये रिकॉर्डिंग कुछ महीने पुरानी है, लेकिन ये रिलेवेंट रिकॉर्डिंग है, इसी सेशन के लिए इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है ये। तो इस रिकॉर्डिंग को आप ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है ना। तो मतलब असाइन टास्क का मतलब ये मत सोचा कीजिए कि सर जो है वो आलस्य कर रहे हैं, नहीं। एक्चुअली बेटा क्या है कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज ना हो, इसलिए तकरीबन कुछ हिस्सा, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको हमें असाइन टास्क में देना पड़ता है, जिनको हमने बिल्कुल फ्रेशली रिकॉर्ड किया होता है, ठीक है ना। फिर लास्ट ईयर यानी 2020 वाले बैच में जो चैप्टर हमने जो है वो जिन चैप्टर को हमने जो है वो असाइन किया था, उनको इस बार हमने फ्रेश रिकॉर्ड किया। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, आपको फ्रेश रिकॉर्डिंग मिला है, उन बच्चों को असाइन टास्क था लास्ट ईयर वाला। तो ऐसे करके एक रोटेशन लगातार चलता रहता है, ठीक है ना। प्लीज मेरा साथ दीजिए, और मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि हम टाइमिंगली अपना कोर्स पूरा करें और फिर एक इंटेंस रिवीजन करें। इस बार कई बच्चों के दिमाग में एक बात यह आई कि सर नीट का एग्जाम तो आगे बढ़ जाएगा, 2021 का एग्जाम आगे बढ़ जाएगा, बोर्ड का एग्जाम आगे बढ़ गया है। तो देखो बेटा, ढीला नहीं पढ़ना है, भले ही एग्जाम कभी होता है। हमको तो हमारा दिमाग में टारगेट था ना कि हमको फरवरी लास्ट तक फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा करना है, मिड मार्च तक बायोलॉजी का सिलेबस पूरा होगा, तो मतलब होगा, हमें वैसे ही लगे। और उसके बाद कई बच्चों ने बोला सर क्रैश कोर्स में क्या होगा, तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि जैसे ही कोर्स पूरा होगा उसके बाद हम एक बड़ा इंटेंसिव क्रैश कोर्स लेंगे। थोड़ा सा उसमें हम सब चीजों को रिकॉल कर, जैसे नॉर्मली क्रैश कोर्स में ड्यूरेशन कम मिलता है, इस बार ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा हमको। हम एक बार सिलेबस को फिर से रिवाइज करेंगे हम, ठीक है। तो मतलब हम रिपीटेटिव एफर्ट करेंगे, बजाय इसके कि अभी हमने ढीले पड़ गए, है ना, आलस्य करने लगे, अरे अब एग्जाम तो पता नहीं जून में होगा कि जुलाई में होगा, हमें क्या मालूम। नहीं, हम ये सब नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे बेटा, हम जो है वो हम ये मानकर चल रहे हैं कि एग्जाम मई में है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि उसी अकॉर्डिंग अपनी उसी एंथू से पढ़ाई करते हैं, और फिर जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा ना तो रिवीजन करेंगे यार। इस बार हमारे पास जो है वो 1200-1300 बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए, अगली बार हमारे जो है 2-3 हजार बच्चे सिलेक्ट होंगे, क्यों नहीं होंगे, मेहनत करते हैं हम उसके लिए, ठीक है। चलिए, तो असाइन टास्क में आज आपको जो लेक्चर है वो लेक्चर आपका जो है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, इसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का लेक्चर नंबर 1 है। द लिविंग वर्ल्ड एंड फैसिनेटिंग नेचर की लिविंग वर्ल्ड का क्या सिग्निफिकेंस है, हमारा नेचर क्या मतलब क्या होता है, फिर मीनिंग ऑफ इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी का सिग्निफिकेंस क्या है वो देखेंगे हम देखेंगे बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या होता है, इसका रोल क्या है नेचर में, सब डिविजन्स ऑफ इकोलॉजी क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट का आपस में क्या इंटरकनेक्शन है, और मौसम में परिवर्तन क्यों होते हैं, क्या सीजन का क्या असर पड़ता है हमारी धरती पर, हमारे एनवायरनमेंट पर, फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। मतलब आज के लेक्चर में हम बेसिकली चैप्टर की सोल को टच करेंगे, बेसिक फंडामेंटल्स पर बात करेंगे। इस चैप्टर में हमको 100% एनसीईआरटी कवर करना है, लेकिन बेटा बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी काफी कुछ है इस चैप्टर में, तो घबराइएगा मत कि आपने कहा अरे सर ने तो सिनेकोलॉजी भी पढ़ा रहे हैं, सर तो ऑर्टिकोलॉजी भी पढ़ा रहे हैं, भागो नहीं, रुको।
ठीक है, इसलिए रुको, ये बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी में है और एग्जाम में हमें फोड़ कराना है, तो ये कोई भी दिमाग में 1% भी शक मत रखना, कोई डाउट मत रखना बेटा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, हमको अपना 101% देना पड़ेगा ताकि हम 100% को सिक्योर कर सके। समझ गए बात को? ठीक है, चलिए तो लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि मैंने आपसे कहा, और हाँ, अब एक काम और करेंगे हम इसमें कि अगला लेक्चर जो होगा ना, अगला मैं लेक्चर आपको जब असाइन करूंगा ना, तो मैं लेक्चर नंबर 1 में 5 या 6 बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछे गए उनको हम पहले डिस्कस करेंगे। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में किया था ना हमने, तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पर भी हमारा टारगेट ये इस यूनिट को पूरा होते होते हम लेक्चर के दौरान ही 100 एमसीक्यू आपस में डिस्कस कर लें। ठीक है ना बेटा, ऐसा करते हैं हम लोग, है ना। तो अगले लेक्चर में हम पहले आपसे मैं एमसीक्यू पूछूंगा भी, आप भी आंसर करेंगे और हम उनको सॉल्व करके फिर लेक्चर पर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलो, मजा आएगा, ऐसे करते हैं हम, ठीक है, ताकि हमें जो है चीजों को समझने में आसानी हो। तो वो बोलता है ना सलमान खान बिग बॉस में, थ्रू मी टीवी, तो मैं जाता हूं और मैं आता हूं। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज से बेटा हम एक नया यूनिट शुरू करेंगे, दैट इज द इकोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर द नीट एग्जामिनेशंस। याद रखना बेटा, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से बड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऑप्शन बड़े क्लोज होते हैं, इसलिए इस पूरे के पूरे चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना है हमको। मतलब पूरा इकोलॉजी, चाहे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से शुरू करके हम जो है वो इन्वायरमेंटल इशू तक एक एक चीज को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे हम। और एनसीईआरटी को हमें 100% कवर करना है, एक लाइन भी एनसीईआरटी का नहीं छूटना चाहिए। क्लियर? मतलब ये वो चैप्टर है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट अवॉइड कर देते हैं और इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वो चैप्टर है जहां पे आप दूसरे पर लीड ले सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, तो हम आज से जो है वो इकोलॉजी को पढ़ना शुरू करते हैं। चिंता मत कीजिए, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सिलेबस आपका टाइम पर पूरा हो, लेकिन मैंने वही कहा ना आपसे कि जल्दबाजी में हम जो है वो कहीं ऐसा ना करें कि हम कुछ हिस्सों को छोड़ दें, अवॉइड मार दें, तो उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो फिर बाद में क्या करेंगे भला। ठीक है, इसलिए हमें हर हिस्से को बड़े ध्यान से समझते हुए पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो पहले तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो आप देखिए कि जो बैकग्राउंड में जो तस्वीर है वो तस्वीर आपको क्या बतलाती है। बैकग्राउंड में जो तस्वीर है, जो आपको फोटोग्राफ देख रहे हैं, वो बतलाता है आपको कि दरअसल जो है हमारी पूरी ग्रीनरी, हमारी पूरी अर्थ पर हमने बड़ा गहरा प्रभाव डाला है। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, हमने जो है वो कई सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और इन रिसोर्सेज ने पूरे के पूरे पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को अफेक्ट किया। कई बार हम इन्वायरमेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, पर इन्वायरमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, पर्यावरण वर्ड का मतलब क्या होता है, ये हम नहीं समझ पाते हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो समझ लीजिए आपकी ये आत्मा से जुड़ने वाला चैप्टर है। यहां पे बड़ा सोल कनेक्ट है कि हम पूरे की पूरी नेचर को, प्रकृति मां को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो असल में जो धरती से हमारा जन्म हुआ है, जहां पर हम पले बड़े हैं और जहां पर हम जो है वो अपनी मृत्यु के बाद वहीं मिल जाते हैं, उसी प्रकृति को, नेचर को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इकोलॉजी इज नथिंग, इट इज जस्ट ए साइंस जिसमें हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के साथ में, उसके पर्यावरण के साथ में इंटरएक्शंस की स्टडी करते हैं। जब हम पर्यावरण वर्ड यूज करते हैं, इन्वायरमेंट वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम बात कर रहे हैं सूर्य की रोशनी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जमीन की, धरती की बात कर रहे हैं, मिट्टी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दूसरे एनिमल्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात कर रहे हैं। मतलब हर वो चीज जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको अफेक्ट करती है वो पर्यावरण का हिस्सा होती है। क्लियर? जब छोटी क्लास में थे ना, जब 6-7 में थे, तो हम जब मैं 6-7 में था तो मेरे को एक डेफिनेशन आती थी उस समय कि पर्यावरण क्या होता है, तो उसका आंसर हिंदी में था कि पर्यावरण वह आवरण या गोला होता है जो चारों ओर से हमें घेरता है, उसे पर्यावरण कहते हैं, है ना। मतलब what is environment? It is the entire circle, entire things which surrounds you from everywhere, कि जिसमें आप इंटरेक्ट करते हैं, जिससे आप भोजन को लेते हैं, जिसमें आप वेस्टेज को छोड़ते हैं, एवरीथिंग सब पर्यावरण के अंदर शामिल होता है। चलिए, तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं,
हमारे पास 4 चैप्टर बेटा पढ़ने को। एक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दूसरा है इकोसिस्टम, तीसरा है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, चौथा है इन्वायरमेंटल इश्यूज, जिसमें हम पॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो चैप्टर है वो है 13 एंड 14, जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इन इकोसिस्टम। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, हर चीज इंपॉर्टेंट, लेकिन ये 2 चैप्टर शुरू के, इनमें कई सारे कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने होंगे, समझने होंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम, जो है वो एक इंडियन साइंटिस्ट जिनका जिक्र यहाँ पर आया है, एनसीईआरटी में भी इनको शुरुआत में इनका जिक्र किया गया है यूनिट की शुरुआत में, और ये बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट बेटा, एग्जाम में पूछा गया है। रामदेव मिश्रा, इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं बेटा, इंडिया में इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कहा जाता है। इन्होंने कई सारे रिसर्च किए और इनके रिसर्च के आधार पर जो है वो कई सारे इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को बिल्टअप किया गया। जैसे कि इन्होंने बताया कि कैसे कम्युनिटीज, प्लांट कम्युनिटीज, एनिमल कम्युनिटीज कैसे चेंज होती हैं, ट्रॉपिकल कम्युनिटीज किस तरह की होती है, जहां हाई टेम्परेचर होता है, हैवी रेनफॉल होता है, वहां किस तरह के प्लांट पाए जाते हैं, किस तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इन्होंने ये बताया कि प्लांट की पॉपुलेशन पर इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती है, किस प्रकार से न्यूट्रिएंट बैलेंस बना रहता है। तो कई सारे इन्होंने जो है वो इकोलॉजी के कोर कॉन्सेप्ट पर काम किया। इनको पूरी दुनिया में जाना जाता है, और इनके लिए जो इनके कहने पर ही भारत सरकार ने जो है 1972 में नेशनल कमेटी फॉर एनवायरनमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन को शुरू किया था, जो आज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट बन चुका है। आज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की शुरुआत जो है वो पहले हो चुकी थी, रामदेव मिश्रा के समय से इन्होंने जो है वो नेशनल कमेटी ऑफ फॉर एनवायरनमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करवाया था। मतलब इन्होंने भारत सरकार को बताया उस जमाने में कि एनवायरनमेंट पर हमें ध्यान देना चाहिए, और पर्यावरण एक राष्ट्रीय मुद्दा है, एनवायरनमेंट इज ए नेशनल इशू। क्लियर? ये तो बात की हमने रामदेव मिश्रा जी की। चलिए अब क्या एनसीईआरटी हमको क्या बतलाना चाहता है और हमें क्या पढ़ना है इस इकोलॉजी में। देखिए मतलब आपको क्लियर कर दूं मैं कि इकोलॉजी वन ऑफ दी मेरे बड़े क्लोजेस्ट चैप्टर में से, जिनको मैं बहुत प्रेम करता हूं। कह रहे कुछ पोर्शन ऐसा होता है ना किसी सब्जेक्ट का जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, तो वैसे ही एक समझ लीजिए आपकी इकोलॉजी और मेरे बीच में बड़ा गहरा प्रेम है। तो लेकिन मेरे अपने प्रेम के चलते मैं आपको हर कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, आपको वही पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी के अंदर है। ठीक है, क्लियर? लेकिन कई जगह पर हमको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और रेंज ऑफ क्वेश्चन को कवर करने के लिए, यानी इकोलॉजी में जो क्वेश्चन का रेंज है उसको कवर करने के लिए हमें बियॉन्ड एनसीईआरटी जाना पड़ेगा, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, है ना? तो लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इन लेक्चर में जब इकोलॉजी के लेक्चर सुने तो अपने साथ में एनसीईआरटी जरूर रखें, ताकि साथ में आप एनसीईआरटी को पढ़ते हुए चले, और जो बिटवीन द लाइंस वाले पॉइंट है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, उनको आप अलग कॉपी में नोट करें या आप एनसीईआरटी में ही नोट कर ले। कई बार ज्यादा पॉइंट होते तो आप अलग से कॉपी पेज में नोट करेंगे और वहां पर पेस्ट कर देंगे, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब प्रकृति में सबसे बड़ी बात है कि क्या लिखा है एनसीईआरटी की शुरुआत करते हैं वो, अवर लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटली डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, हम छोटे बच्चे थे हम, तो हमको सबसे अच्छा क्या लगता था घूमने जाना, कि हमको यदि घूमने जाना है तो हमारे पास जो है वो उस समय क्या चॉइस थी कि हमको जू जाना है, कि चिड़ियाघर देखने जाना है, जू देखने जाना है, या फिर पापा के ऑफिस जाना है, या फिर बाजार जाना है। तो हमारे पास लालच क्या था? लालच ये था कि देखो यार बाजार जाएंगे तो एक आध खिलौना ले लेंगे, और मम्मी वैसे ही मना करेगी खिलौना लेने के लिए, ठीक है, कुछ आइसक्रीम खा लेंगे। लेकिन जू जाएंगे तो अलग अलग तरह के जानवर देखेंगे, कितना खुशी मिलती है। मोर को देखते हैं कि मोर अपने पंख को फैला लेता है के, और बड़ा सुंदर सा मोर दिखाई पड़ता है, मोर पंख दिखाई पड़ते हैं उसके, बड़ा अच्छा लगता है। फिर टाइगर को देखते हैं, टाइगर कहाँ है, उस जहां चिड़ियाघर में, अच्छा देखो वो टाइगर है, यहाँ पे वो घूम रहा है टाइगर। छोटे बच्चों को चूंकि उनकी क्यूरियोसिटी होती है, वो जानना चाहते हैं, इसलिए उनको बड़ा अच्छा लगता है देख के। तमाम चिड़ियाघर है, तमाम जू जो है, तमाम जो है वर्ड जो क्लोज वर्ड पार्क होते हैं, एक्वेरियम होते हैं, वो सब बच्चे क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। बड़ों को भी अच्छा लगता है, पर बड़े क्या है, बड़े होने के बाद बड़े ज्यादा स्वार्थी आते हैं। अब उनको क्या लगता है, उनको मार्केट ज्यादा अच्छा लगता है बजाय चिड़ियाघर जाने के। अभी यदि आप केवल इतना भर देखें कि एक सुंदर से बगीचे में आप बैठे हैं, तो आप क्या देखते हैं, आपको अलग अलग कलर के फ्लावर दिखाई पड़ते हैं, उस पर जो है वो भौरा दिखाई पड़ता है आपको जो है मधुमक्खियां दिखाई पड़ती है, फ्लाइज दिखाई पड़ती है, तितलियां बटरफ्लाई, सुंदर सुंदर बटरफ्लाई दिखाई पड़ती है। और आप एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, चेयर, एक बड़ा अच्छा सा चेयर लगा हुआ है, और उसमें हवा चल रही, ठंडी हवा चल रही है। ठीक है, आप केवल प्रकृति की आवाज सुनिए,
किसी से बात मत कीजिए, कभी किसी प्राकृतिक जगह में जाके प्रकृति की आवाज सुनेगी, प्रकृति आपसे क्या कहना चाहती है, आप फील कर पाएंगे अंदर से कि प्रकृति बड़ी मोहक है। कोई कुछ बोले बगैर ही सब कुछ कम्युनिकेट हो गया, एक अलग तरह की पीस और शांति आपको महसूस होगी। जो मैं कह रहा हूं सच में ये हो भाई। हम जैसे कोई हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो हम सुंदर सुंदर फूलों के हार लगा लेते हैं, घरों में फ्लावर का डेकोरेशन करते हैं। शादी विवाह होता है, फ्लावर का डेकोरेशन करना है, बड़ा खर्चा होता है उसका भी, फ्लावर डेकोरेशन करना है। क्यों फ्लावर का डेकोरेशन करना है? क्योंकि सुंदर है। सुंदर क्यों है? मन को अच्छा लगता है इसलिए सुंदर है ना भाई। अब फ्लावर लेके आए, कोई ऐसा तो नहीं कि सूखी पत्तियां ले आओ जंगल से लाके लगा दो, सूखी टहनियां लाके लगा दो, नहीं, फ्लावर लगाना, सुंदर सुंदर फ्लावर लगाना है। तो मतलब प्रकृति जो है वो बड़ी विस्मयकारी बहुत सारी चीजें, और हम चूंकि हम भी एक एनिमल है तो हमारा दूसरे एनिमल के प्रति एक नेचुरल अफेक्शन है हमारा संबंध के। आइदर या तो हमें वो फूड के समान दिखाई पड़ते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको वो फूड दिखाई पड़ता है कि फूड से भी व्यक्ति का लगाव होता है कि भोजन है अच्छा लगेगा खाने में, या फिर जो है वो उसको वैसे ही अच्छा लगता है, एस्थेटिक वैल्यू होती है। तो क्या लिखता है एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में लिखा है कि our living world is fascinatingly diverse and amazingly complex. We can try to understand its complexity by investigating process at various level of biological organization. के हम जानते हैं, हम अच्छे से पढ़े, इवोल्यूशन को पढ़ा हुआ है, सबको पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं कि कैसे जो है वो मॉलिक्यूल का डेवलपमेंट हुआ है, कैसे एमाइनो एसिड बने थे, कैसे प्रोटीन बने, माइक्रोस्फेयर बने, कोएसर्वेट्स बने, कैसे फर्स्ट लिविंग सेल बनी। तो सेल के लेवल से शुरुआत कीजिए, सेल को समझिए, टिश्यू को समझिए, ऑर्गन को समझिए, ऑर्गेनिज्म को समझिए। आप अलग अलग लेवल पे जाएंगे, आप बड़ी पॉपुलेशन की बात कीजिए, बायोलॉजिकल कम्युनिटीज की बात कीजिए, आप इकोसिस्टम की बात कीजिए, बायोम की बात कीजिए, आप देखेंगे कि लेवल बढ़ता चला जा रहा है। सारी कहानी शुरू हुई थी मॉलिक्यूल से कि मॉलिक्यूल्स के मिलने पर सेल बना, सेल से एक समान सेल, सिमिलर टाइप ऑफ सेल, सिमिलर फंक्शन के लिए मिली तो टिश्यू बनाए, टिश्यूज के मिलने पे ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गेनिज्म बना, और एक समान ऑर्गेनिज्म जो एक समान ऑर्गेनिज्म थी उनके समूह को हमने पॉपुलेशन कहा, हमने जो आपस में जो पॉपुलेशन कहा। फिर ऐसी कई अलग अलग जीवों की पॉपुलेशन एक जगह पर प्रेजेंट थी, उसे बायोलॉजिकल कम्युनिटी कहा हमने, ठीक है। और ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन कर रही थी तो हमने उसको इकोसिस्टम कहा, और बड़े इकोसिस्टम जिनकी अपनी नेचुरल बाउंड्री होती है उनको बायोम कहा हमने। मतलब हमने बिल्कुल माइक्रो लेवल शुरू किया, हमने सेल, मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर हमने देखा सेल, फर्स्ट फॉर्म सेल, फिर हमने देखा टिश्यू, देन हमने देखा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, ठीक है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, इकोसिस्टम, एंड देन द बायोम। बायोम आर द लार्ज इकोसिस्टम जिनकी नेचुरल टेरिटरी होती है। आगे बात करेंगे हम। अब देखिए एनसीईआरटी ने बड़ी अच्छी बात की और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी का कि हमें याद रखिएगा बेटा, जिंदगी में एक बात याद रखिएगा कि हमेशा प्रश्न उठना चाहिए। जिस दिन हमारे दिमाग में प्रश्न उठना बंद हो गए उस दिन हम सीखना बंद कर देंगे, ठीक है। हमेशा लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज है कि हम हर चीज का कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको जानने की हम कोशिश करें हम। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। दो तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं कि कैसे होता है और क्यों होता है, ठीक है। तो मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन, हमें सुबह सुबह पक्षी यदि गाना गाता दिखाई पड़ता है। बुलबुल इज ए स्मॉल बर्ड जो जनरली बड़ी सुरीली आवाज निकालती है, वो गाना गाती दिखाई पड़ती है। तो हम सोचते हैं मन में कि हाउ डज द बर्ड सिंग, ये पक्षी कैसे गाना गा सकता है, कैसे गाता है गाना। और दूसरा क्वेश्चन उठता है कि क्यों गा रहा है गाना। देखिए एक बार तो एक पहला क्वेश्चन तो ये उठा आपका, वो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो था वो था कैसे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो था वो था क्यों, व्हाई, हाउ एंड व्हाई, ठीक है। ये लाइफ के बड़े सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है। जैसे आपने बोला कैसे, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, आप प्रक्रिया की बात करें कि ये पक्षी इतना सुंदर गाना कैसे गा लेता है। कैसे गाने का मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस,
कि उसके फायरिंग से आवाज कैसे निकलती होगी, उसके लंग से कैसे आवाज निकालता होगा, कैसे एयर पास करता होगा, फिर वो एयर कंपन करती होगी, उसकी साउंड की वाइब्रेशन होती होगी। देन यू आर टॉकिंग अबाउट द साइंस बिसाइड कि कैसे ये काम करता है, दैट इज द प्रोसेस। ठीक है, जैसे आप बात करते हैं क्यों, व्हाई, नाउ यू वांट टू नो द पर्पस कि ये जो गा रहा है इसका गाने का पर्पस क्या है, किसको सुनाने के लिए गा रहा है, चाहता क्या है ये गा के पक्षी। तो अब बात करते हैं पर्पस। मतलब ये है कि दो पहलू यहां पर हो गए हैं, एक तो हो गया है प्रोसेस, एक हो गया है प्रोसेस, और दूसरा हो गया है रीजन, क्यों, किस लिए। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में सीखता है द हाउ टाइप क्वेश्चंस सीख द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस के, तो ये प्रक्रिया को बतलाते हैं क्या मैकेनिज्म काम कर रही है, क्या साइंस काम कर रहा है इसके पीछे, और वाई टाइप क्वेश्चन बताते हैं कि इस प्रोसेस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है, क्यों ऐसा होता है, क्या पर्पस है, उसे बताने की कोशिश करता है। जैसे लिखा ना इसमें कि पहले क्वेश्चन का जब उत्तर आप देंगे कि पक्षी कैसे गाते हैं, तो आप बोलेंगे कि उनके पास में वॉइस बॉक्स होता है, उससे आवाज आती है, वाइब्रेटिंग बोन्स होती है, उससे साउंड फ्रीक्वेंसी निकलती है, इसलिए आवाज आती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो क्यों गा रही है, तो उसके पीछे कारण है कि वर्ड अपने आप को एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैटिंग के लिए ब्रीडिंग सीजन में जब जो है उन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता, ब्रीडिंग करके सीजन में जब उन्हें कॉपुलेशन करना होता, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के आवाजें निकालते हैं। तो पहला वाला प्रोसेस तो आ गया आपका प्योर साइंटिफिक, यानी बायोलॉजी के प्योर साइंटिफिक पोर्शन में आ गया, लाइफ साइंसेज में आ गया। ठीक है, और दूसरा वाला पोर्शन जो आया वो किस में आया, वो आया अप्लाइड पार्ट ऑफ द साइंसेज कि भाई ये जो आवाज निकल रही है इसके पर्पस क्या था, इसका लॉजिक क्या था इसका। देखिए सिंपल सी बात है कि आप मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सपोज बिल्कुल होगा ऐसा, आप मेडिकल में सिलेक्ट हो गए और आप डॉक्टर बन गए, ठीक है, आप एक बड़े डॉक्टर बन चुके हैं, तो आपके पास में पेशेंट दो तरह के क्वेश्चन लेके आएगा। बोलेगा उसने, मान लो कोई छोटे बच्चे ने आपसे पूछा कि डॉक्टर साहब आप डॉक्टर कैसे बने, ये क्वेश्चन डिफरेंट है। फिर दूसरा पूछा उसने, डॉक्टर साहब आप डॉक्टर क्यों बने। When somebody asks कि भाई डॉक्टर क्यों बने, तो आप बोलोगे भाई हमको जो है वो लोगों का इलाज करना अच्छा लगता है, हमें लोगों की लाइफ सेव करना अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हम सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करें। डॉक्टर सबसे एलिट और इंटेलेक्चुअल व्यक्ति माने जाते हैं, तो हमने मानवता की सेवा के लिए डॉक्टर को चुना, हमने, ये हमारा पर्पस था। डॉक्टर कैसे बने, भैया देखो इसके लिए लंबी प्रक्रिया है कि पहले नीट का एग्जाम निकाला, फिर हमने एमबीबीएस किया, फिर पीपीजी निकाला, देन हमने एमडी किया, उसके बाद हमने जो है वो पढ़ने का मन किया तो सुपर स्पेशलाइजेशन किया हमने, डीएम किया हमने, और आज हम डॉक्टर हैं, पढ़ा हमने। दैट इज दी मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस कि कैसे पहुंचे यहां तक आप और क्यों पहुंचे, वो पर्पस होता है लाइफ का। याद रखना, जिंदगी में केवल मैकेनिज्म से काम नहीं बनेगा, आपको पर्पस भी डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए जब कभी डिप्रेशन होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, कभी लगता है कि पता नहीं क्या होगा, तो ऑलवेज थिंक अबाउट कि क्यों बनना चाहते हैं डॉक्टर। हम केवल किसी को दिखाने के लिए बनना नहीं चाहते हैं, ये हमारा अपना निर्णय है, हमारा अपना डिसीजन है कि हम सोसाइटी में अपने आप को, समाज में अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, ये हमारा पर्पस है। ठीक है, उसके लिए लिख लेना दीवार पे, पर्पस एंड प्रोसेस, एंड यू आर नाउ इन प्रोसेस। और जब प्रोसेस पूरा होगा ना तो पर्पस की बारी आएगी। क्लियर, चलिए। When you observe nature around you with a scientific frame of mind, देखिए क्या अच्छी बात लिखी है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी का हर लाइन जो है बड़ा अच्छा है। एनसीईआरटी में लिखा उसने, जब आप अपने दिमाग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना शुरू करते हैं, आप ये मत सोचिए हमारे धर्म में क्या लिखा है, फला गुरु क्या बोलता है, फला मौलवी क्या बोलता है, फला पादरी क्या बोलता है, ये मत सोचिए। सोचिए केवल कि हम भी इस प्रकृति का हिस्सा हैं और ये प्रकृति ऐसी क्यों है, इसके उत्तर को जानने की कोशिश कीजिए। तो सब साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड, जहां पर कोई बायसेस नहीं होते हैं, कोई भी बगैर एक्सपेरिमेंट की गई, बगैर सिद्ध की हुई चीज को हम नहीं मानते हैं। विज्ञान का मतलब ये, साइंस है मतलब टू नो, जानना। ठीक है, तो कई बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि जो है वो, व्हाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जनरली व्हाइट, रात में खिलने वाले फूल सामान्यतः सफेद क्यों होते हैं। अरे भाई सिंपल सी बात है, अब सोचिए आप क्यों सफेद होते हैं। रात में खिलने वाले फूल सफेद होते हैं, लेकिन कभी एक चीज गौर की आपने, जो फ्लावर रात में खिलते हैं ना, उनकी सुगंध जो है वो तेज होती है, दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, क्योंकि रात में खिलने वाला फ्लावर रात में
पॉलिनेटर को, जो उसको पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। और रात में पॉलिनेशन में हेल्प करने वाले होते हैं चमगादड़, बैट। और बेट पॉलिनेटेड फ्लावर कहलाते जो है, जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया चमगादड़ के माध्यम से होती है, बेट के माध्यम से होती है, उसे हम कायरेप्टोफिली कहते हैं। याद है ना, कायरेप्टोफिली कहते हैं। तो कायरेप्टोफिली मतलब ये चमगादड़ के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन, और उसको रात को अट्रैक्ट करना है। तो दिखता तो है नहीं, अंधेरा है, कैसे दिखेगा वो, ठीक है। तो रात को तो फ्लावर का देखो कलर क्यों आता है, कोई भी कलर इसलिए आता है कि एक लाइट का जो जैसे मान लो एक फ्लावर रेड दिखाई पड़ रहा है, तो वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। रात में तो लाइट है ही नहीं है, तो सोलर लाइट तो है ही नहीं है, सनलाइट नहीं है रात में। तो अब रात में फ्लावर में कलर का तो कोई पर्पज ही नहीं है उसमें, लेकिन अब अट्रैक्ट करना है किसको, पॉलिनेटर को। अब पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर रहा है तो तेज गंध की अनोखा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस किया। अब स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस से पॉलिनेटर वहां पर आ गया, परागण करने वाला एनिमल वहां पे पहुंच गया, लेकिन उसको बदले में कुछ नहीं मिलेगा, तो अगली बार वो नहीं आएगा। तो उसको बदले में रिवॉर्ड दिया, नेक्टर दिया कि तुम्हें कुछ खाने मिलेगा। जब वो खाने के लिए वहां पे आया, फिर अगले फ्लावर पे गया, तो पॉलिनेशन में हेल्प हुआ इससे, ठीक है। तो सोचिए आप, एक छोटी सी लाइन की फ्लावर जो है वो रात में सफेद क्यों, खिलने वाले फ्लावर व्हाइट क्या होते हैं, और इनमें तेज गंध क्यों होती है, ये बात हमने देखा। फिर हनी, हाउ डज दी बी नो दैट विच फ्लावर हैज नेक्टर, कैसे हनी बी को मालूम चलता है कि किस फ्लावर में नेक्टर है। फिर कैक्टस में इतने सारे कांटे क्यों होते हैं। मुर्गी के अंडे से निकले हुए बच्चे जो है, जिन्होंने अपनी मां को पहले कभी देखा नहीं होता, मां की शरीर के अंदर भी नहीं होते हैं, अंडे के अंदर होते हैं, वो अपनी मां को पहचानते हैं। कई सारे वैज्ञानिक प्रश्न होते हैं जो हमारे दिमाग में लगातार उठते रहते हैं। तो हमें विज्ञान की दृष्टिकोण से, साइंस के नजर से हमको चीजों को देखना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब कहने का मतलब यह है कि इकोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जहां पर हमें जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेरियस एस्पेक्ट को समझने का मौका मिलेगा। हम देखेंगे कि ज्योग्राफी ऑफ अर्थ का जीवों पर क्या असर पड़ता है, सॉइल क्वालिटी का ऑर्गेनिज्म पर क्या असर पड़ता है, दूसरे एनिमल की प्रेजेंस का एक एनिमल पे क्या असर पड़ता है, आपस में जीवों के अपने पर्यावरण से क्या संबंध है, हैबिटेट क्या होता है, निके क्या होता है, किस तरीके से जीव आपस में इंटरेक्ट करते हैं, क्या चीज ऐसी है जो एक जगह पे पॉपुलेशन को बढ़ा देती है या कम कर सकती है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट यहां पे समझने की हम कोशिश करेंगे। तो एनसीईआरटी में लिखा है, इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट व्हिच स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड द बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट के। अब आप बोलोगे सर ये फिजिकल इन्वायरमेंट वर्ड हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा, आप इतना समझ लीजिए कि फिजिकल इन्वायरमेंट में शामिल है आपके वायुमंडल का निचला हिस्सा, जहां आप इंटरेक्ट करते हो। आप वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में इंटरेक्ट नहीं करते हो, ठीक है। तो लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, अपर पोर्शन ऑफ द लिथोस्फेयर, जमीन का ऊपरी हिस्सा, एंड द हाइड्रोस्फेयर, वहां पे जीव होते हैं। तो हाइड्रोस्फेयर जल मंडल हो गया, स्थल मंडल जो लिथोस्फेयर का ऊपरी हिस्सा हो गया, और वायुमंडल का निचला हिस्सा हो गया। ये वो जगह है जहां पर जहां पर जीव इंटरेक्ट कर रहा है, वाटर को ले रहा है, मिनरल्स को ले रहा है के। तो ये वो जगह है जहां पर ये सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, आजीवित पदार्थ हैं, जिनसे एक जीवित जीव इंटरेक्ट करता है। तो ये बनाते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट बातें, ठीक है। इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट व्हिच स्टडीज द इंटरेक्शंस अमंग द ऑर्गेनिज्म, जीवों के बीच की आपस की अनोन्य क्रिया, एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट, है ना। इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न्ड विथ 4 लेवल्स ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बेसिक और फंडामेंटल लेवल होता है बेटा ऑर्गेनिज्म, बेसिक लेवल होता है ऑर्गेनिज्म के, याद रखिएगा। ऑर्गेनिज्म जीव जो होता है, और एक समान जीवों की, याद ध्यान से बात सुना, एक समान जीवों की एक जनसंख्या जो एक जगह पर, देयर इज अ नंबर, एक समान जीवों की संख्या या झुंड जो एक जगह पर पाया जाता है, वो एक पॉपुलेशन का निर्माण करता है। हम कहते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन मतलब इंडिया की टेरिटरी में जितने भी लोग प्रेजेंट है वो इंडियन पॉपुलेशन है। हमने कहा बांग्लादेश की पॉपुलेशन, जितने बांग्लादेश की टेरिटरी में प्रेजेंट है वो बांग्लादेश की पॉपुलेशन है। तो एक रीजन में प्रेजेंट जितने भी जीवित जीव हैं एक तरह के, उनकी कुल संख्या को हम पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। और ऐसी कई सारी पॉपुलेशन, अलग अलग जीवों की पॉपुलेशन जो एक जगह पर रहती है, वो कम्युनिटीज को आती है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी को आती है, ठीक है। और ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो है वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करती है और उससे इकोसिस्टम बनता है, और बड़े इकोसिस्टम को हम बायोम कहते हैं, जिसकी अपनी नेचुरल बाउंड्री होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक बायोम हो गया, डेजर्ट मरुस्थल एक बायोम हो गया, टेम्परेट फॉरेस्ट एक बायोम हो गया, ग्रासलैंड एक बायोम हो गया, है ना बेटा। बायोम क्या होता है, उनकी अपनी नेचुरल बाउंड्री होती है, ठीक है। देखिए अब
थोड़ा बाहर निकलते हैं एनसीईआरटी से, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं यहां पे हम। प्रकृति में जीवित जीव कहां मिलेंगे और कब मिलेंगे? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द लाइफ? जीवन के लिए अवस्थाएं क्या होती हैं? नंबर 1, द सर्वाइव ओनली इन एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट। अब देखो बेटा, हम बात करते हैं सहारा डेजर्ट की, के सहारा डेजर्ट सबसे दुर्गम मरुस्थल में से एक है के, इसका एक बड़ा हिस्सा, इसका बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पर जीवन है ही नहीं है। बीच सहारा मरुस्थल में बीच में टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक, पानी वाटर का एक जल का एक बूंद नहीं, कतरा नहीं, वहां पे जीवन मिलेगा क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल। मतलब वहां पर लाइफ जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, घने जंगल, प्रचुर मात्रा में बढ़िया सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर, सनलाइट, फूड, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज देयर। सबसे अधिक जीवों की संख्या वहां मिलेगी आपको। तो जीव जो है हमेशा वहां मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे कोई भी डेजर्ट मरुस्थल होता है, डेजर्ट में दूर दूर जो है झाड़ियां लगी होती है। डेजर्ट में आपको फॉरेस्ट के समान जो है फील नहीं आएगा। आपको बता दूं मैं कि फॉरेस्ट में जो है वो जो फॉरेस्ट जो होता है, फॉरेस्ट में जो है वो कंडीशंस, इसलिए फॉरेस्ट बना कि कंडीशन बेहतर थी वहां पे उसके लिए, इसलिए बड़ी संख्या में पेड़ लगे, झाड़ियां लगी, है ना। तो मतलब प्रकृति में जीवित जीव होते हैं, ये केवल एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं और ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से अनुक्रिया करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरेक्शन विद ईच अदर? अरे भाई, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप मनुष्य हैं, आप बोलो मैं तो किसी से बात ही नहीं करूंगा आज से। आपने डिसाइड कर लिया कि ये सर तो गलत बोल रहे हैं कि इंटरेक्ट विद ईच अदर, हम तो किसी से बात ही नहीं करेंगे। अरे भाई बात नहीं कर, चलो मान लिया बात नहीं किया आपने, ठीक है। आपने कुछ खाया, हाँ खाना तो खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे। जो भी खाएंगे आप रोटी खाएंगे, गेहूं का दाने से आया, क्या वो जीवित जीव, क्या वो जीव नहीं है? एक प्लांट है, प्लांट का सीड है, सीड मींस एम्ब्रियो है उसके अंदर। असल में ये सोचना कि यदि हम कुछ खाते हैं तो हम किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, टेक्निकली फॉल्ट है, गलत है। क्योंकि कारण ये है कि हाँ, ये जरूर बात है कि आप एनिमल से जो एनिमल स्लॉटर होता है उसमें एनिमल को कष्ट होता है, वो एक अलग मुद्दा है। तो मैं वेज नॉन वेज के मुद्दे पर नहीं जा रहा हूं, मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि गेहूं जो का दाना है उसके अंदर भी जो है वो एम्ब्रियो होता है, सीड होता है, जिससे कि वो ग्रो करता है, नया पौधा बनता है। हम जीवित जीव से इंटरेक्ट तो कर रहे हैं। मतलब आप फल खाएंगे, फल क्यों बना है? फल क्या है? फल फर्टिलाइज्ड ओवरी है, वो ओवरी है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर सीड है, सीड मतलब फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। फल खाएंगे, बीज को फेंक देंगे, उससे जीवन आगे बढ़ेगा। प्रकृति ने हमको बनाया ही ऐसा है। प्रकृति ने आपको एक मशीन का एक हिस्सा बनाया है। आप अपने आप को यदि मालिक समझते हैं प्रकृति का तो गलती कर रहे हैं आप इस बड़े सी मशीन का एक बहुत छोटा सा पुर्जा है जो घूम रहा है ऐसे के। एक बड़ी सी मशीन में छोटा सा एक पुर्जा होता है जो ऐसे तरह। आप कभी गौर करना, आपके घर में घड़ी लगी होगी ना, तो कभी जो बड़ी सी वॉल क्लॉक होती है, खोल के देखना आप, उसमें कई सारे ऐसे गोले गोले लगे होते हैं सर्कल से, जो एक घूमता है, सब घूम रहे होते हैं आपस में। हम भी वही हैं, हमारा रोल उतना ही है। प्रकृति विशाल है। अभी हम क्या बात करते हैं? हमने आपसे कहा कि जीवित जीव आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इसके बगैर तो काम चल नहीं सकता। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर के, ये पर्यावरणीय कारकों के पूरे जटिल से प्रभावित होते हैं। के दे आर अब कैसे? मैंने आपसे कहा कि आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कैसे हम जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं। मैंने आपसे कहा कि देखो भाई, ऐसा है, मई का महीना है, इमेजिन करते हैं अभी जो भी महीना चल रहा हो छोड़ते हैं, हम आज पहुंचते सीधा मई के महीने में। मई का महीना है और आप रहते हैं भोपाल के अंदर, ठीक है। भोपाल समझते हैं ना, मध्य प्रदेश की कैपिटल है ना। या पटना में रहते हैं, बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। मई का महीना मतलब यह कि दिन में जो है सड़कें खाली जाती हैं, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अभी गाड़ियों में एक नया फीचर आया, अभी जो नई गाड़ियां लॉन्च हो रही ना, उनमें एक अच्छा नया फीचर आया है। मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा साहब कि हमारी गाड़ी लॉन्च हुई है, आपको सर लेना हो, देखो एक बार डेमो लेके देखो। तो मैंने पूछा क्या फीचर है गाड़ी में? उसने बताया सर फीचर ये गाड़ी में, सुनिए आप, ये
सब इन्वायरमेंटल इन्फ्लक्चुएशन है कि इन्वायरमेंट के ही इन्फ्लुएंस है। उसने कहा फीचर ये कि साहब जब आप गाड़ी से बाहर निकलेंगे ना तो आप अपने मोबाइल से एप्लीकेशन से आप गाड़ी का एसी जो है 5 मिनट पहले चला दीजिए, गाड़ी का इंजन आप मोबाइल के एप्लीकेशन से स्टार्ट कर लीजिए, आपकी कार जो है स्टार्ट हो जाएगी और चलेगी नहीं, स्टार्ट होगी केवल वो, और स्टार्ट हो जाएगी, उसका एसी ऑन हो जाएगा, आप उसका एसी ऑन कर सकते हैं और आपको पता मालूम चलेगा मोबाइल की स्क्रीन पे कि भैया एसी ऑन किया आपने और टेम्परेचर गाड़ी का मान लो 40 डिग्री सेल्सियस था तो एसी आपने 25 डिग्री पर सेट कर दिया है तो गाड़ी 25 डिग्री पर टेम्परेचर गाड़ी मेंटेन कर लेगी, आपको एक जो है बीप आएगा, आप चले जाना, फिर गाड़ी स्टार्ट करके, गाड़ी स्टार्ट है ऑलरेडी, गाड़ी को निकाला, गेट खोला, चले जाना, जहां जाना वहां चले जाना। मतलब अभी ये भी है कि जब कभी मैं भोपाल में जब था तो वहां पे मैं जहां पे भी मेडिकल प्रैक्टिस के लिए मैं नाबार्ड जाया करता था तो वहां से मैं छूटता था 1 बजे दोपहर को। डॉक्टर का ऐसे होता है, सुबह जल्दी जल्दी मॉर्निंग जाना पड़ता है, फिर दिन में छूटते हैं। 1 बजे मैं अपने ऑफिस से बाहर निकलता था, 1-1:30 बजे। 1:30 बजे तक मेरी कार जो है इतनी गर्म हो जाया करती थी कि गाड़ी में बैठने के बाद जो है ना, फिर मैंने क्या किया, मैंने टॉबिल रखे 3-4 के, टॉबिल को बिछा के फिर सीट पे बैठ के फिर गाड़ी चलाते थे। ग्लव्स रखे क्योंकि वो स्टीयरिंग में गर्म आता था। एसी ऑन था गाड़ी में, एसी है गाड़ी में, लेकिन कितना काम करेगा एसी वो जितनी देर में भोपाल में घर पहुंचते थे तब 10 मिनट के अंदर घर पहुंच जाया करते थे और 10 मिनट जो है सबसे खतरनाक थे। 10 मिनट के बाद एसी काम करता था कि हाँ भैया अब ठंडक शुरू हो गई है। अब किसके लिए ठंडक कर रहे हैं भाई? तो अभी नया फीचर गाड़ी में आया कि पहले से ऑन कर लो, समझ रहे हैं आप? चलिए अब आपको मैंने क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ये तो मैंने आपके का एग्जांपल है। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भैया मई का महीना है और आपसे मैं कह रहा हूं कि बेटा चॉइस क्या है, घूमने चलना है तुमको मेरे साथ में। आपने कहा सर कहां ले जाओगे? मैंने कहा 2 चॉइस है, राजस्थान चलते हैं, जोधपुर में जो रेतीले टीले हैं वो देखेंगे राजस्थान में। कब? मई के महीने में। या फिर शिमला चलते हैं। क्या चुना आपने? क्या चुना आपने? जल्दी बताओ क्या चुना आपने? आपने कहा सर गर्मी के महीने में राजस्थान, जोधपुर, रेगिस्तान। पागल हो क्या? शिमला चलेंगे हम तो। क्यों शिमला चलोगे भैया? ठंडक है, ऊंचा है, पहाड़ी हिस्सा है, सुंदर जगह है, बर्फ है, मतलब अच्छा लगेगा सब कुछ। किस आधार पर शिमला चुना आपने? आपने शिमला चुना इस आधार पे कि एक तो वो चूंकि वहां पे टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम क्यों है? क्योंकि उसकी ज्योग्राफी ऐसी है कि वो ऊंचाई पर है, वहां पे टेम्परेचर कम है। टोपोग्राफी, फिर वहां पे चूंकि टेम्परेचर कम है, ज्योग्राफी वैसी है, उसके चलते वहां पे पहाड़ी पौधे भी अलग अलग तरह के लगते हैं, यहाँ पे प्लांटेशन डिफरेंट टाइप का उसमें। दार्जिलिंग जाइए आप हिमाचल जाइए, आप देखिए प्लांटेशन अलग तरह का। मेघालय जाइए आप। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. अरे बस नहीं, मतलब आपने यहां भी चुन लिया आपने। तो जिंदगी में हम कई सारे चुनाव जो करते हैं ना, वो जाने अनजाने हम इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस जो है वो इन्फ्लुएंसेस के चलते ही करते हैं। ठीक है, तो देखिए इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब आप पहुंच गए शिमला पहुंच गए। शिमला में आप बढ़िया एक सुंदर से पार्क के अंदर बैठे हुए हैं और बढ़िया आप जो है आपने किसी से बोला कि भैया एक अच्छी सी चाय पिलाओ, गरम गरम चाय का कप हाथ में है और बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, ग्रीनरी, चारों तरफ फ्लावर दिखाई पड़ रहे हैं। इतने में एक आदमी ने पीछे से बोला, श्रीमान चाय को जल्दी खत्म कर लीजिए। आपने पूछा क्यों, क्या हो गया? एक टाइगर छूट गया कहीं से और वो इसी आसपास ही घूम रहा है। आपने कहा टाइगर? चाय का कप रखा आपने तब और आप दौड़ के आए, अपनी गाड़ी में बैठा। आपने कहा भैया होटल ले चल गाड़ी। पता नहीं टाइगर घूम रहा, खुला टाइगर छोड़ दिया, किसने पाला था, किसका टाइगर था? 10 बातें सुनाई आपने, क्या सिस्टम है, क्या गवर्नमेंट है, ऐसा वैसा। अभी क्यों भाग गए? दूसरे जीव की प्रेजेंस, इन्वायरमेंटल फैक्टर है ना। मतलब आप सोचिए कि हम हर जगह तो उसको अप्लाई कर रहे हैं, हर जगह हम उससे इन्फ्लुएंस हैं। चलिए, तो हमने क्या देखा कि नेचर में मतलब जीव वही मिलेंगे आपको जो जहां पर उनके ग्रो करने के लिए एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट होगा, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के पूरे कॉम्प्लेक्स से इन्फ्लुएंस होते हैं।
ठीक है। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। इकोलॉजी जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें कि एक जीव जो है वो अपने पर्यावरण से अनन्य क्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट के नाम बेटा याद रखने हमको। जर्मन साइंटिस्ट रिटर को फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। जर्मन साइंटिस्ट रिटर को फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। इन्होंने ऑइकोलॉजी वर्ड दिया था, याद रखिएगा बेटा कि इन्होंने इकोलॉजी वर्ड नहीं दिया, इन्होंने ऑइकोलॉजी वर्ड दिया था इन्होंने, ठीक है। टर्म इकोलॉजी देने वाले थे हेकल, हेकल ने टर्म इकोलॉजी को दिया। टर्म बायो इकोलॉजी दिया सेल्फोर्ड और क्लीमेंट्स ने। टर्म हेक्सिकोलॉजी दिया मिवार्ट ने। टर्म इथोलॉजी दिया हिलरी ने। और हमें मालूम है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हम रामदेव मिश्रा को कहते हैं। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि हैकल ने इकोलॉजी टर्म को दिया और हैकल एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। हैकल ने इकोलॉजी वर्ड को दिया और हैकल एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इन इकोलॉजी वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप एंड द बायोस्फीयर, ठीक है। बायोलॉजिकल कम्युनिटी इज सस्टेन्ड ओनली ड्यू टू साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। अब कई बार हमारे सोचने में ऐसा आता है कि यार प्रकृति में इतने प्रकार के जीव क्यों हैं? आप सोच सकते हैं हमारा जन्म ही क्यों हुआ है? व्हाट वाज द पर्पस? अब देखिए, ये हम ह्यूमन बीइंग है, हम इंटेलेक्चुअल एनिमल है, तो हम बोलते हैं कि मेरा जन्म हुआ है कुछ मैं अच्छा महान कार्य करूंगा, अच्छा काम करूंगा, मैं लोगों का भला करूंगा। मतलब आप अपने ही समान एनिमल का भला करने के लिए पैदा हुए, ऐसा आप सोचते हैं कि आप डॉक्टर बनेंगे क्योंकि आपको पता है आपके समान दूसरे एनिमल जो मनुष्य हैं वो बीमार पड़ेंगे तो आप उनका इलाज कर सके, इसलिए आप डॉक्टर बनेंगे। सर्जन बनेंगे बड़े ताकि आपको पता है कि आपके अपने समान जो जीव है मनुष्य हैं उनको चोट लगने पे, कोई घातक चोट लगने पे आप उनकी सर्जरी कर सके, उनकी जान को बचा सके। आपका जो सोच है वो आपकी अपनी पॉपुलेशन, अपने ही समान जीवों के लिए है ना। किसी ने सोचा, आप में से किसी ने सोचा कि वो वेटनरी डॉक्टर बनेगा, मतलब अभी उसका परफेक्ट पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। मैं कहता हूं बेटा वेटनरी डॉक्टर बनना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए, बहुत जो है वो बहुत नॉलेज चाहिए और बहुत बड़ा पैशन चाहिए उसके लिए। उसने कहा वेटनरी डॉक्टर बनूंगा, क्यों? बीमार एनिमल्स का इलाज करूंगा, जो बोल नहीं सकते, जो बतला नहीं सकते अपनी तकलीफ को, उनका मैं इलाज करूंगा। जानवरों का मैं इलाज करूंगा, जो गाय हैं, भैंस है, जो तमाम जो जितने भी जो आपके एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल है, जंगली एनिमल है, उनका मैं इलाज करूंगा। अब उसने यहां पर अपने वर्ग से निकल के दूसरे वर्ग में, दूसरे एनिमल्स की तरफ उसने फोकस किया यहां पे, है ना। ठीक, आप तो मनुष्य हैं, आपने ये अपने फोकस को चेंज किया। लेकिन मैं कहता हूं एक चिड़िया है, उसका जन्म क्यों हुआ? एक टाइगर है, उसका जन्म क्यों हुआ? एक हिरण है, उसका जन्म क्यों हुआ? भाई आप बोल रहे हो कि हम तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, हम तो ऐसा करेंगे, हम तो वैसा करेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, हर आदमी जो सोच सकता है वो कर सकता है। लेकिन वो चिड़िया, वो चींटी, छोटे छोटे कीड़े, इनका जन्म क्यों हुआ? प्रकृति के पास, प्रकृति ने केवल दो ही काम सौंप रखे, याद रखिए। आप कुछ भी सोचते रहें, इस नेचर ने, प्रकृति ने आपको केवल दो ही काम सौंप रखे हैं। नंबर एक, आप सिस्टम का एक हिस्सा है, नंबर एक। तो आपका एक काम है साइक्लिंग ऑफ मटेरियल, मतलब आपकी बॉडी, कहते हैं ना लोग कि मिट्टी का मनुष्य मिट्टी में मिल जाता है, होता वही तो है। आदमी खत्म, जब आदमी नहीं रहता है तो या तो जला देते हैं या दफना देते हैं उसको। मिट्टी का मनुष्य मिट्टी में मिल गया, मतलब जो मिनरल इस धरती के थे वो आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट थे। आप एक सिस्टम थे, उसी मिनरल से खड़ा हुआ सिस्टम, जब वो सिस्टम कोलैप्स कर गया वापस से वो मिट्टी में जाके मिल गया हो। मतलब ये है कि साइक्लिंग ऑफ मटेरियल, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का आप भी एक हिस्सा है। यू आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। जो सोचा आप, ऐसे प्रकृति ने कई सारे सिस्टम खड़े कर दिए हैं जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प कर रहे हैं। एंड सेकेंड वर्क क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह। कैसे? ग्रीन प्लांट, हरे पौधे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फूड को बना रहे हैं। उन फूड को शाकाहारी एनिमल खा रहे हैं, हर्बीवोर खा रहे हैं, हर्बीवोर को कॉर्निवोर खा रहा है, कॉर्निवोर को टॉप कॉर्निवोर खा रहा है। उसके मरने के बाद डिकम्पोजर नष्ट कर रहा है उसको। मतलब सब एक दूसरे के लिए फूड है, एवरीथिंग इज लाइक ए फूड। ठीक है, ये प्रकृति का नजरिया है।
तो देखिए कितना अच्छा लिखा है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी इज सस्टेन्ड ओनली ड्यू टू, यानी जैविक समुदाय क्यों बने रहते हैं, यानी कोई भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी कैसे अपना एग्जिस्टेंस में रहती है, कैसे बनी रहती है, क्योंकि वो दो इंपॉर्टेंट काम वहां पर चल रहे होते हैं। पहला होता है साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, ड्यू टू साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। और दूसरा क्या होता है बेटा, फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह। इनमें से कोई भी एक घटना यदि रुक जाएगी ना तो प्रकृति खत्म हो जाएगी। ये दो फंक्शन है प्रकृति के, ये दो ही फंक्शन है प्रकृति के, फ्लो ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, ये नेचर का टास्क है ये, और वही सब कुछ चल रहा है नेचर में, और उसी के चलते इतनी वेरिएशन और वैरायटी हमको देखने मिलती है। ठीक है, देखिए एक जीव, इस चित्र में, इस फोटोग्राफ को बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, कि एक एनिमल है, ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है, वैसे एनिमल जो है वो कई सारे हैं, तो हमने पॉपुलेशन लिखा हुआ है। ये इमेज यहां से यहां मूव करती है, ठीक है, मैंने कहा इसको, ये हो गया है, ठीक है, एक जीव है, ठीक है, एक जीव जो है उसकी अपनी एक पॉपुलेशन है, ठीक है। ऐसे कई तरह के, ऐसे कई जीव वहां पर प्रेजेंट होंगे तो एक कम्युनिटी बनेगा। देखिए चिड़िया दिखाई पड़ रही है हमको, हिरन दिखाई पड़ रहे हैं हमको, घास दिखाई पड़ रही है हमको, झाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं हमको, पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं हमको, ठीक है, कई सारी पॉपुलेशन अलग अलग, यानी ट्री की अपनी पॉपुलेशन है, ग्रासलैंड घासों की अपनी पॉपुलेशन है, झाड़ियों की अपनी पॉपुलेशन है, चिड़ियाओं की अपनी पॉपुलेशन है, हिरन की अपनी पॉपुलेशन है, ये सब मिलकर बनाए बायोलॉजिकल कम्युनिटी के। और ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रही है, वहां से वाटर ले रहे हैं, वहां से फूड ले रहे हैं, तो बन गया एक वर्किंग सिस्टम, बन गया है इकोसिस्टम। तो दरअसल इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी की जो क्रियाशील इकाई है वो इकोसिस्टम है, जहां पर जीवित जीव अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन कर रहा होता है, वो है इकोसिस्टम। ठीक है, देखिए पानी के अंदर झांक के देखेंगे, वहां भी कहानी यही दिखाई पड़ेगी, एक मछली दिखाई पड़ रही है, मछली की पूरी पॉपुलेशन दिखाई पड़ रही है, और ऐसे कई सारी अलग अलग मछलियों की पॉपुलेशन है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है, तो कम्युनिटी बन गई, और ये अपने लिविंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर रही होती लगातार। ठीक है, क्लियर। बायोस्फीयर का मतलब क्या है, वहां वो सभी धरती की वो सारी जगह जहां पर जीवित जीव प्रेजेंट है वो बायोस्फीयर है। जीव मंडल कहते हैं उसको हम, जीव मंडल मतलब जहां पर भी धरती पर जीव प्रेजेंट है वो बायोस्फीयर है। एटमॉस्फेयर का निचला हिस्सा भी शामिल है उसमें, वाटर का पूरा हिस्सा हाइड्रोस्फीयर शामिल है, जमीन का ऊपरी हिस्सा लिथोस्फीयर भी शामिल है उसके अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, ऑर्गेनिज्म आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी। इकोलॉजी की स्टडी जीव के साथ, ऑर्गेनिज्म के साथ शुरू होती है। एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म वी इंटेंड टू अंडरस्टैंड, अब हम क्या समझने की कोशिश करते हैं, एक जीव का अध्ययन कर रहे हैं हम इकोलॉजी में, इकोलॉजी में यदि हम एक ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर रहे हैं तो व्हाट वी वांट टू नो, हम क्या जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि वो जीव दिखता कैसा है, उसका फॉर्म क्या है, कैसा दिखता है, उसका बॉडी फिजियोलॉजी क्या है, किस प्रकार का भोजन लेने की तरीका क्या है, उसका क्या बॉडी फिजियोलॉजी, क्या उसका बिहेवियर है, उसका फिजियोलॉजी जानना चाहते हैं, उसका बिहेवियर जानना चाहते हैं। फिर उस जीव का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो जीव जो है एनिमल दुनिया के किस हिस्से में मिलता है, और उसका एडॉप्टेशन क्या है, मतलब जैसे मैंने कहा पेंगुइन्स, पेंगुइन्स आपको जो है पोल्स पे देखने मिलती हैं, मैंने कहा अंटार्कटिका पेंगुइन्स प्रेजेंट है। ठीक है, पोल्स पे पेंगुइन्स है, लेकिन पेंगुइन्स आपको रेगिस्तान में देखने मिलती है। सहारा डेजर्ट में कैन यू फाइंड ए पेंगुइन, नहीं, आपको पेंगुइन जो है वो डेजर्ट में नहीं मिल सकती है। बॉम्बे में जो है एक चिड़ियाघर है, वहां पे पेंगुइन को लेके आए हुए हैं, और पेंगुइन को रखने के लिए उन्होंने, मालूम है, वहां पे बड़े बड़े फ्रीजर काम कर रहे हैं, खूब सारा बर्फ जमाया हुआ है, और वो बर्फ में पेंगुइन को रखे हुए हैं, तब वो सर्वाइव कर पा रही है, नहीं तो मर जाएगी। क्या अफ्रीकन एलिफेंट, बड़ा सा हाथी है, क्या आपको पहाड़ी क्षेत्रों में, क्या आपको जो है वो पोल्स पे देखने मिलेगा, आपको नहीं, पोल्स पे नहीं मिलेगा वो। मतलब ये है कि इस प्रकृति में जो जीव हैं उनका रूप कैसे दिखते, कैसे हैं, किस तरह का उनका बिहेवियर है, किस तरह की उनकी बॉडी की फिजियोलॉजी है। मतलब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो हाइबरनेशन करते हैं, ठंड में सो जाते हैं। सांप अलग तरह का होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, स्नेक्स जो होते हैं रेप्टाइल्स होते हैं, हम वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। पक्षियों का बिहेवियर डिफरेंट टाइप का है, एनिमल का डिफरेंट टाइप का, तो फिजियोलॉजी बॉडी की और उनका बिहेवियर जीव का वो भी समझने की कोशिश करते हैं। फिर
वो अपने इन्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या क्या कैरेक्टर डेवलप किए जिससे कि वो उस इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सके। फॉर एग्जाम्पल, कभी पोलर बियर देखा है आपने? देखो बेटा, इस पूरे चैप्टर में आप जो है मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं वर्ड टू वर्ड केवल केवल जो है वो केवल काम की बात करूंगा। आपको इस चैप्टर को समझाने के लिए मुझे जो है वो चीजों को पूरी स्टोरी लाइन को तैयार करना पड़ेगा। मतलब दिस चैप्टर शुड बी लाइक ए स्टोरी, अनदर स्टोरी, जिसमें कि हम प्रकृति के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे पढ़ेंगे तो जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं इसको। तो कभी आपने देखा है पोलर बियर को, आपने देखा होगा, अरे टेडी बियर देखा होगा, पोलर बियर देखा होगा, तो इतना बड़ा सा होता है, वो हैवी सा होता है, फैट होता है खूब सारा। उसका फैट क्यों होता है? पोलर बियर नाम से कि वो ध्रुव पर मिलता है, ठंडे स्थान में मिलता है। पोलर बियर है मतलब उसमें खूब सारा फैट इकट्ठा, इसलिए पेट बड़ा सा है उसका, क्योंकि फैट इज द स्टोर ऑफ एनर्जी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे, और वही तो उसको जिंदा रखेगा जब वो हाइबरनेशन में जाएगा। कान छोटे होते हैं क्योंकि जो एक्सट्रीमिटीज होती है दे आर दी हीट रिलीजिंग पॉइंट, यहां से एनर्जी बाहर निकलती है। तो ठंड के मौसम में आप क्या करते हो? कान पे मफलर बांध लेते हो। ठंड के मौसम में क्या करते हो आप? कान पे कपड़ा बांध लेते हो ऐसा। अभी ठंडी पड़ रही थी को करते हो कि नहीं करते हो? क्यों? क्योंकि कान ठंडे रहते हैं एकदम से। जो एक्सट्रीमिटीज हैं वे हीट रिलीजिंग पॉइंट एक तरीके से बॉडी में, तो उनको छोटा रखा गया। टैल भी छोटा होता है उसमें, पूरा बॉडी बड़ा होता है ऐसे। तो ये जितने भी एडॉप्टेशन है। अब अफ्रीकन एलिफेंट की बात करते हैं, चलो कैसा होता है अफ्रीकन एलिफेंट? बड़ा सा एलिफेंट है, इतने बड़े बड़े कान, ऐसे ऐसे हिला रहा है। ठीक, क्यों हिला रहा भैया? और चाहता क्या करना? अरे कान उसके पास इतनी गर्मी है, इतना गर्म है वहां का कि उसने एडॉप्टेशन डेवलप किया है कि उसका कान जो है वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन, पूरा प्रॉपर सर्कुलेशन है ब्लड का। जब वो ईयर को हिलाता है तो अपने ब्लड को बेसिकली ब्लड को ठंडा करता है, अपना बॉडी को की हीट को लूज करने के लिए अफ्रीकन एलिफेंट के कान इतने बड़े बड़े, पोलर बेयर के कान छोटे छोटे। उसको हीट को बचाना है, इसको हीट को लूज करना है बॉडी की। समझ रहे हैं बात को आप? ठीक है, तो यही तो प्रकृति के राज। ये मतलब आप सोचिए कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ, अरे इतने सारे राज छिपे हुए हैं इस धरती के अंदर, समझने में एक जन्म कम पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इकोलॉजी के कोई सब डिवीजन भी होते हैं क्या? आप बोलोगे सर ये सब कुछ एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में है, एग्जाम में है तो पढ़ना पड़ेगा। तो इकोलॉजी के सब डिवीजन बेटा, नंबर 1 आर्टिकोलॉजी। इसका मतलब ये होता है बेटा द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ए पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल स्पीसीज विद इट्स एनवायरमेंट के। हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल केवल ह्यूमंस की बात करें कि मनुष्य का पर्यावरण से क्या संबंध है, तो यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन स्पीसीज होमो सैपियंस। आप केवल मनुष्य की बात कर रहे हैं। आपने ये नहीं देखा, आप बोलते हो कि हम ऐसा कर देंगे, अरे उसके ऐसा करने पर चिड़िया पे क्या असर पड़ेगा, पक्षियों पे क्या असर पड़ेगा, दूसरे पक्षी पे क्या असर पड़ेगा, आपकी कीड़ों पे क्या असर पड़ेगा, दूसरे एनिमल पे क्या असर पड़ेगा? कभी सोचा है? नहीं सोचते हैं। बॉम्बे में एक जगह है बोरीवली। बोरीवली जो है वहां पे बोरीवली फॉरेस्ट एरिया आता है, जंगल का एरिया भी वहां पे आता है। वहां पे बिल्डरों ने क्या किया, घर बनाते बनाते बोरीवली तक पहुंच गए, और बोरीवली में उन्होंने ऐड किया प्रकृति के आंचल में, ठंडी हवाओं के बीच में, बेहतर नजारे में आपका अपना आशियाना बनाइए। लोगों ने घर ले लिए, पहुंच गए लोग, कम दाम में, दूर, थोड़ा सा दूर थे लेकिन पहुंच गए लोग। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि लोग शाम को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। क्यों? बॉम्बे तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, बंबई में तो नहीं भैया, तेंदुआ घूमता है वहां पे खबर आई कि वहां पे एक मॉल बना, मॉल में तेंदुआ नीचे पार्किंग में आ गया। शाम को जो है ल्यूपर्ड, चीता, जंगल था। लोग बोलते हैं तेंदुआ आ रहा है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। अरे तेंदुआ नहीं आ रहा, तुम आ गए भैया तेंदुए की जगह पे। तेंदुआ, टाइगर, जितने एनिमल थे वो जंगल में रह रहे थे, अतिक्रमण तुमने किया है। वो तो बेचारा रोज वहां निकलता था, वो रोज तेंदुआ निकलता, वो सोचता होगा ये क्या है, कल तो मैं यहां पे फॉरेस्ट था, आज कैसी बिल्डिंग बन गई है। मतलब तेंदुए के घर में जाके आपने अपना घर बनाओगे और बोलोगे तेंदुआ ना दिखे आपको? वाह भैया, मतलब सारा कुछ तुम्हारा, वो एनिमल कहां जाएंगे वो? तो ये सीमित पर्सपेक्टिव में हम बात करते हैं। तो हमने क्या कहा, ऑर्टिकोलॉजी की बात करते हैं, मतलब हम एक पर्टिकुलर प्लांट और एक एनिमल स्पीसीज के
के रेफरेंस में हम इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि, लेकिन दूसरा होता है बायोइकोलॉजी, बड़ा पर्सपेक्टिव है। सिनेकोलॉजी को हम बायोइकोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ एन एरिया विथ इट्स एनवायरनमेंट के, यानी एक एरिया है, एक वहां पे जितने भी जीव मिलते हैं उसका अपने पर्यावरण से क्या संबंध है उसकी स्टडी करते हैं। तो इसमें हम चिड़िया भी शामिल करेंगे, वहां के प्लांट भी शामिल करेंगे, वहां के कीड़े भी शामिल करेंगे, वहां के सारे तमाम एनिमल शामिल करेंगे हम कि उन पर इस एनवायरनमेंट का क्या असर पड़ेगा। ठीक है, दैट इज द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, बायोइकोलॉजी, सिनेकोलॉजी कहते हैं उसको। ठीक है, इसके अलावा जो सिनेकोलॉजी उसकी कई ब्रांचेस होती हैं। नंबर एक, हैबिटेट इकोलॉजी, कि आप ये पता करते हो कि कोई पर्टिकुलर आवास में, कोई पर्टिकुलर हैबिटेट में किस तरह के जीव आपको देखने मिलेंगे। तो आपने क्या कहा, आपने कहा इसके क्या क्या तरह के आवास या हैबिटेट पॉसिबल है। टेरेस्ट्रियल, जमीन पर बात करें तो फॉरेस्ट हो सकते हैं बेटा, जंगल का पूरा सिस्टम डिफरेंट होगा, जंगल में अलग तरह के एनिमल मिलेंगे आपको। घास के मैदान, ग्रासलैंड, जंगल से अलग होगा। डेजर्ट, मरुस्थल, वो दोनों से अलग होगा। डेजर्ट मरुस्थल में आपको रेप्टाइल्स देखने मिलेंगे, रात को सांप निकलेगा आपको, यानी वहां पे अलग तरह के एनिमल, यानी वो जंगल में भी है एनिमल, लेकिन जो डेजर्ट है उसके एनिमल डिफरेंट टाइप के थोड़े। ठीक, फिर फ्रेश वाटर इकोलॉजी की बात करें, याद रखिएगा बेटा, फ्रेश वाटर इकोलॉजी को हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। लिम्नोलॉजी इज द इकोलॉजी ऑफ द फ्रेश वाटर के, और ऐसे ही समुद्र के वाटर की हम बात करते हैं, और उसमें हम जब इन्वायरमेंटल कनेक्शन की स्टडी करते हैं उसके लिए हम नाम देते हैं ओशियनोग्राफी कहते हैं उसको। फिर आप ये देखते हैं कि आपका पूरा का पूरा एक सिस्टम जो है वो इन्वायरमेंटल, आप ये इकोलॉजी की बात करते हैं, आप देखते हैं कि वो इकोलॉजी जिसमें कि आप इकोसिस्टम को समझते हैं, आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक जीवित जीव अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कैसे कर रहा है, व्हाट इज द प्रोसीजर एंड हाउ एंड इन ऑन विच फ्रंट, के किस प्रकार की प्रक्रिया में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन कर रहा है, तो आप बोलते हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी। फिर कम्युनिटी इकोलॉजी, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं और उन जीवों की बायोडाइवर्सिटी वहां पे कितनी है, तो आप जब कम्युनिटी वाइज बात करते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं हमके। देन उस छोटे वर्ग में आते हैं, हम देखते हैं कि किस जगह से, हमने कहा कि ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, हमने कहा कि ह्यूमन पॉपुलेशन स्कैंडिनेवियन कंट्री में कम है, यानी जो स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, वहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन काफी कम है। फिर एशिया की बात करते हैं हम, चाइना, इंडिया, पॉपुलेशन भर भर के है यहां पे। क्यों? कुछ तो कारण होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन हायर अधिक है, चाइना की पॉपुलेशन अधिक है, क्योंकि ये कंडीशन नेचुरली इंसान के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए बेस्ट कंडीशन थी यहां पे, इसलिए पॉपुलेशन अधिक है यहां पे। बेस्ट जो चाहिए ह्यूमन बींग को इस तरह का एनवायरनमेंट वो यहां पर था। जो हार्श कंडीशन, जैसे हम नॉर्वे की बात करें, नॉर्वे में मेरा एक फ्रेंड है, बताता है कि 6 महीना 7 महीने तो बर्फ ही बर्फ गिरती रहती है। 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में, 4 दिन वर्किंग है, 3 दिन का हॉलीडे है, क्योंकि सरकार बोलती है यदि 5 दिन वर्किंग कराया, एक हॉलीडे कम कर दिया, तो सरकार को रोड साफ करने में और खर्चा बढ़ जाएगा, तो घर में बैठोगे तो खर्चा गवर्नमेंट कम होगा। समझ रहे हो? मतलब नॉर्वे गवर्नमेंट का बोलना है कि 4 दिन तुम काम पे आओगे, हम सड़कें साफ रखेंगे, तुम्हारे निकलने की व्यवस्था कर देंगे ताकि बर्फ हटा देंगे, लेकिन तुम 5वें दिन भी काम पे आओगे तो बर्फ हम जो है 5वें 6वें 7वें दिन नहीं हटाएंगे, इसलिए हटाएंगे क्योंकि खर्चा बहुत होता है हटाने में उसको। तो 3 दिन की छुट्टी सरकारी, कि 3 दिन घर में बैठो अपना, दोस्तों से मिलो, बड़ा अच्छा लगता सुनने में। लेकिन वो जो लोग वहां रहे ना, वो कहते हैं यार 3 दिन ऐसा लगता है लाइफ का आधी लाइफ हमारी बगैर काम किए गुजर गई, आधी लाइफ में हम घर के अंदर ही नोवेल पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हो, क्योंकि बाहर बर्फ गिर रही है, इतना डिप्रेशन होता है। हमारे यहाँ पे आदमी सुबह सुबह उठता है, काम भी ना हो आदमी को कोई, तो भी सुबह निकले घर से बाहर निकल जाएगा, दिन भर घूम के आएगा, शाम को आके बोलेगा थक गया, बहुत काम किया। क्या काम किया? पता नहीं क्या काम किया, लेकिन काम किया। ठीक है, तो पॉपुलेशन किस अर्थ के किस हिस्से पे कौन से एनिमल की कितनी पॉपुलेशन है, क्या उसकी डेंसिटी है, वो भी पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, देन जब हम बात, अब देखिए इसमें और एडवांसमेंट हुआ इसके, सिनेकोलॉजी, ये सब सिनेकोलॉजी के ब्रांचेस है के। जिनेकोलॉजी में क्या करते हैं हम, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, यानी इकोलॉजी में इन्वायरमेंटल फैक्टर पर जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनका क्या असर पड़ता है, मतलब जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट और इकोलॉजी के। जब इकोलॉजी में हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट का स्टडी करते हैं विद इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन के साथ में, तो उसे जेनेकोलॉजी कहते हैं। फिर
हम कहते हैं कि आज के इतने हजार लाखों वर्ष पहले डायनासोर हुआ करते थे, पता है? डायनासोर जुरासिक एज में। कल्पना करते कैसा रहा होगा, बड़े बड़े से पेड़ रहे होंगे जिम्नोस्पर्म के, रेप्टाइल्स का जमाना था वो। देखिए ना जुरासिक पार्क मूवी आपने। When you are talking about past, कि पहले कैसा इन्वायरमेंट रहा होगा, पहले कैसे जीव रहे होंगे और उनके इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्शन रहे होंगे, दैट इज दी पैलियो इकोलॉजी। फिर बात करते हैं, पता है हमारे सन के ऐसे कई सारे सन हैं, वहां पे कई सारी गैलेक्सी हैं और कई सारी गैलेक्सी हैं, उनमें कई सारे सन हैं और हर सन के आसपास एक अर्थ हो सकती है, एलियंस। अच्छा, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस स्पेस। आप बात कर रहे हो कि यदि मंगल ग्रह पर जाएंगे तो ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा, तो क्या रह पाएंगे हम? दूसरे यदि हम अल्फा सेंचुरी पर पहुंचेंगे तो कैसा एनवायरनमेंट वहां पर रहेगा? तो कहने का मतलब यह है कि जब आप स्पेस के अंतरिक्ष की बात करते हैं तो वो इकोलॉजी स्पेस इकोलॉजी कहती है। फिर आप बात करते हैं कि हम कोई भी इकोसिस्टम जो है, जैसे हम कहते हैं कि सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस कहां होता है, पता है आपको? सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस होता है महासागरों में, समुद्र में जो एल्गी होती है वो करती है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट करते हैं, सबसे अधिक फूड बनाते हैं और इसलिए सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने मिलती है। तो वहां पे हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन इकोलॉजी कि कौन सा, जैसे देखो मरुस्थल में, डेजर्ट में आपको जीव कम देखने मिलेंगे क्योंकि डेजर्ट में जो पौधे दूर 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 लगे हुए हैं, झाड़ियां लगी हुई हैं, उनका प्रोडक्शन भी कम है, कम फूड बनता है तो कम एनिमल वहां मिलेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जमकर फूड बनता है तो ज्यादा संख्या में एनिमल वहां मिलेंगे। दैट इज द प्रोडक्शन इकोलॉजी। ठीक है, देन रेडिएशन इकोलॉजी कि कोई पर्टिकुलर रेडिएशन का पूरे इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ेगा, जीवों पर क्या असर पड़ेगा, उसकी स्टडी हम रेडिएशन इकोलॉजी में करते हैं। देन एप्लाइड इकोलॉजी कि इतना सब कुछ सुनने समझने के बाद हम इकोलॉजी हमारे जीवन पर क्या असर डालता है, क्या उसका प्रयोग है, कि हमें कैसे फॉरेस्ट सेव करना चाहिए, कैसे हमें प्लांटेशन करना चाहिए, किन जीवों को सुरक्षित रखना चाहिए हमको। तो ये सब चीजें क्या होती है, कहती हैं, इसे बोलते हैं हम एप्लाइड इकोलॉजी कहते हैं। आपको पता है, मुझे यहां तक ध्यान है कि स्वीडन में और अंटार्कटिका में कहीं पर एक जगह में भूल रहा हूं, एग्जैक्ट प्लेस में भूल रहा हूं, एक जगह पर उन्होंने जो है वो एक बड़ा सा जमीन के अंदर एक बड़ा सा बंकर बनाया हुआ है और उस बड़े से बंकर में उन्होंने दुनिया में जितने प्रकार के प्लांट्स हैं, जितने तरह के एनिमल्स हैं, सबके स्पर्म को उन्होंने जो है वो क्रायो प्रिजर्व करके यहाँ पे रखा हुआ है। स्पर्म को, ओवम को क्रायो प्रिजर्वेशन का होता है -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो है प्रिजर्व करना, इसमें लिविंग और टिश्यू खराब नहीं होता है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन किया हुआ उन्होंने, लिक्विडिफाइड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया हुआ है, उसमें तमाम तरह के, कई तरह के स्पर्म, कई तरह के ओवम, अलग एनिमल के, फिर अलग अलग तरह के सीड, उनको प्रिजर्व किया हुआ है ताकि कभी धरती पर कोई खतरा हो तो वहां से जीवन को रिट्रीव कर सके। सच्चाई है। तो अप्लाइड एस्पेक्ट इकोलॉजी का कि हम जो नॉलेज उसका कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब सारी कहानी है इस गोले की, समझ गए ना आप? यानी ये वो गोला है जिस गोले पर जो है वो तमाम तरह का जीवन प्रेजेंट है, लगातार घूम रहा है, तमाम तरह के कॉन्टिनेंट हैं। आप सोचिए कि हम जो है वो जो लड़ते हैं ना एक दूसरे से, हम कि मैं बेहतर कि तू बेहतर, कि मैं बेहतर कि तू बेहतर, चल कर लेते हैं फैसला आज के। जब हम लड़ते हैं आपस में एक दूसरे से और हमको पता ही नहीं कि हम तो रेत के कण के बराबर है, कुछ भी नहीं हम तो, वी आर नथिंग, वी आर जस्ट ए पार्टिकल। पार्टिकल भी बड़ा है यार, और हम इस गोले के खेल का एक हिस्सा है। हम किस बात पे लड़ रहे होते हैं, किस बात पे दूसरे को नीचा दिखा रहे होते हैं, किस बात पर अपने आप पर घमंड कर रहे होते हैं, हमको भी नहीं मालूम ये चीज। क्यों नहीं मालूम? सोच छोटी है हमारी। जब आप इन्वायरमेंट को देखते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं ना, जो इन्वायरमेंट साइंटिस्ट होते हैं या जो बड़े बायोलॉजिस्ट होते हैं, वे प्रकृति को माइक्रो विजन से देखते हैं। वो मैक्रो विजन होता है, वो देखते हैं कि नहीं, विजन मैक्रो होता है, और जिसका विजन मैक्रो होता है, बड़ा विजन जिसका होता है, वही जीवन में जो है वो शांति प्राप्त करता है और आगे बढ़ता है वो। तो देखिए, व्हाट इज बायोस्फीयर? जहां जहां जीवन प्रेजेंट है, इसमें लिथोस्फीयर शामिल है, जमीन का ऊपरी हिस्सा, हाइड्रोस्फीयर शामिल है, एटमॉस्फेयर शामिल है, और जहां सब जीवन प्रेजेंट है। और देखिए, इससे मिलने पे क्या बन रहा है, पूरा एक वर्किंग सिस्टम बन रहा है, इसको हमने इकोस्फीयर कहा है हमने। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात यदि हम करते हैं तो इन इकोलॉजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबंडेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, देयर इंटरेक्शन अमंग देमसेल्व्स एंड विद द फिजिकल एनवायरनमेंट के। और फिजिकल एनवायरनमेंट बना होता है लिथोस्फीयर से,
हाइड्रोस्फीयर से और एटमॉस्फेयर से बना होता है। भौतिक पर्यावरण बना होता है वायुमंडल से, स्थल मंडल से और जलमंडल से बना होता है। हमको इकोलॉजी में देखना है कि जीवित जीवों की संख्या कहां अधिक होती है, कहां वो पाए जाते हैं, अपने इन्वायरमेंट से वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। क्लियर? अब लौट के वापस आते हैं एनसीईआरटी में। इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। देखिए इन्होंने भी ये वर्ड यूज किया है ना। जब आप केवल जीव के लेवल पर इकोलॉजी की बात करते हो तो आप जीव के बॉडी फंक्शंस को, कैसे वो रहता, सर्वाइव करेगा, उसके बारे में बात करते हैं आपके। which tries to understand how different organisms are adapted to their environment, कि उनमें क्या ऐसे कैरेक्टर डेवलप हुए जिससे वो इस एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, इन टर्म्स नॉट ओनली सर्वाइवल बट ऑल्सो रिप्रोडक्शन के। तो हम दो चीजों पर फोकस करते हैं, एक तो सर्वाइवल, दूसरा बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन। ठीक है, जब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी की बात करते हैं तो हम जीवित जीवों के उन कैरेक्टर पर फोकस करते हैं जो जीवित जीवों को उस इन्वायरमेंट में रहने के लायक बनाते हैं, मतलब सर्वाइवल की बात करते हैं, और वो अपनी जनसंख्या को जो है वो बढ़ा सकते हैं। हम उसके जीवों के रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अब पूरी प्रकृति में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देखते हैं कि हमारे जो है वो मौसम बदलते हैं, सीजन्स अलग अलग होते हैं, और उन सीजन्स का जो है वो जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सर्दी, गर्मी, बरसात जो होता है, अलग अलग मौसम होते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। और बहुत छोटी क्लास से हमको पढ़ाया जाता है कि ज्योग्राफी, बेसिक ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि व्हाई डू सीजन्स ऑकर। तो हम जानते हैं अच्छे से कि हमारी अर्थ जो है अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है, कि हमारी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर तकरीबन 23.5 डिग्री के आसपास के 23.5 डिग्री के आसपास हमारी अर्थ जो है वो झुकी हुई है और जो है वो टिल्टेड है। और हमारी अर्थ का जो सेंट्रल पॉइंट, जो बीच वाली रेखा, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, और हमारी अर्थ जो है वो सोलर एनर्जी को रिसीव करती है। तो एक समय में हमारी अर्थ का एक हिस्सा ऐसा होता है जो सन को फेस कर रहा होता है, और जो हिस्सा सन को फेस कर रहा होता है वो हिस्से में समर होता है, गर्मी का मौसम होता है, और जो हिस्सा सन लाइट को फेस नहीं कर रहा होता है वहां पर जो है विंटर होता है। एक्चुअली हमारी अर्थ में नॉर्थ और साउथ पोल जो है, यदि ध्यान से बात सुनिए, यदि हमारी अर्थ जो है वो अपने एक्सेस पर झुकी ना होती ना, तो नॉर्थ और साउथ पोल में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। दोनों में एक तरह का जो है वो साल भर में, अभी हम कहते हैं ना कि अंटार्कटिका में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्योंकि एक 6 मंथ जो है अर्थ झुकी हुई है, अपने 6 मंथ अर्थ सन को फेस करता है एक हिस्सा नॉर्थ पोल, और अगले 6 मंथ जो है वो साउथ पोल वाला हिस्सा फिर फेस करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारी अर्थ का अपने मैन एक्सेस पे वो तक थोड़ी सी झुकी हुई है। इसके चलते क्या हो रहा है, देखिए गौर से, नॉर्थ पोल के यानी एक टाइम ऐसा होगा जब नॉर्थ पोल जो है वो सोलर एनर्जी की तरफ झुका होगा, सनलाइट की तरफ, सन की ओर झुका होगा वो, तो नॉर्थ पोल में समर होगा। और साउथ पोल देखिए, साउथ पोल जो है क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, अर्थ जो है वो टिल्टेड, देखिए अर्थ का अर्थ ऐसी है टिल्टेड के, तो टिल्टेड होने के कारण क्या है कि साउथ पोल का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सोलर एनर्जी इसको नहीं मिल पा रही है के, तो वो हिस्से में विंटर होगा। तो जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर होगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में उस समय विंटर होगा। देखिए आप, है ना, इस एनिमेशन समझ सकते हैं आप। ऐसे हमारी अर्थ जो है वो चक्कर लगा रही इसका। तो मतलब जब अर्थ चक्कर लगाते हैं, हम कहते हैं अभी संक्रांति आया, हम कहते हैं मकर संक्रांति। ठीक है, देयर इज अ ट्रांजिशन पीरियड, यानी लाइन जो सोलर एनर्जी है वो सबसे अधिक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती है कि बाकी नॉर्थ पोल का हिस्सा फिर झुका होता है, साउथ पोल का हिस्सा झुका होता है। हम बोलते हैं सूर्य उत्तरायण हो गया, मतलब सन नॉर्थ को फेसिंग हो गया। हम कहते हैं सूर्य दक्षिणायन हो गया, मतलब सन जो है वो साउथ की ओर फेसिंग हो गया। जब सन साउथ को फेस करता है तब हमारे यहां पे ठंड पड़ती है। 14 जनवरी के बाद में सन जो है नॉर्थ को फेस करने लगता है। अर्थ का नॉर्थ वाला हिस्सा सन को फेस करने लगता है, तो गर्मी धीमे धीमे बढ़ना शुरू होती है। देखिए, है ना, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको इस इमेज से समझ में आएगा आपको। हम देखते हैं, और ये मैं कोई बड़ा भारी ज्ञान नहीं दे रहा हूं, ये 5वीं 6वीं क्लास की जो है वो स्कूल लेवल की जो है वो ज्योग्राफी है। हम देखते हैं कि अर्थ में मौसम कैसे होते हैं। तो आप देखिए, समर सोलिसाइड देख रहे हैं यहाँ पे, आप विंटर सोलिसाइड देख रहे हैं यहाँ पे के। तो हमने कहा फर्स्ट डे ऑफ विंटर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, जब नॉर्थ वाला हिस्सा जो है वो झुकाव कहाँ हुआ, नॉर्थ का हिस्सा जो है वो सोलर एनर्जी से थोड़ा बाहर निकल गया यहाँ पे, क्योंकि झुका हुआ है। तो सोलर एनर्जी सीधा जो है साउथ वाले हिस्से पड़ रही है, नॉर्थ वाले हिस्से पर नहीं पड़ रहा है। के समर सोलिड में फर्स्ट डे ऑफ समर जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कब हुआ, जब नॉर्थ वाला हिस्सा सोलर एनर्जी को सीधा फेस कर रहा होता है। ठीक है, ऐसे जो है वो। अब
आप सोच रहे होगे सर इकोलॉजी में ज्योग्राफी क्यों पढ़ा रहे हो? एक्चुअली ये ही जो सीजनल वेरिएशन है ना, ये पूरी अर्थ में अलग अलग होते हैं, क्योंकि आपकी अर्थ एक जैसी नहीं, कुछ हिस्सा सोलर एनर्जी को, जैसे इक्वेटर है, अब इक्वेटर को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तुम किधर भी घुमा लो उसको, हर बार उसको एनर्जी मिलनी है। सोलर एनर्जी देखो, फर्क किसको पड़ा? फर्क पोल को पड़ा, नॉर्थ और साउथ पोल को फर्क पड़ रहा है ये पूरे चक्कर में। इक्वेटर तो हमेशा वैसा अरे इक्वेटर को 12 महीने सोलर एनर्जी मिल रहा है बराबर, तो सबसे अधिक प्रोडक्शन किस प्लांट, ग्रीन प्लांट कहां करेंगे? सबसे अधिक फूड कहां बनेगा? इक्वेटर में बनेगा। तो इसलिए विश्वोत्तरेखी जंगल जो है वो घने जंगलों में एक है, अमेजॉन के जंगल हुए, अफ्रीका के फॉरेस्ट हुए, वो सब उसी में आते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आते हैं। फिर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, बर्फ क्यों जमी हुई है? अरे इसी कारण तो बर्फ जमी हुई है कि आधा समय सन को फेस ही नहीं कर पाता है। आ रही बात समझ में? मतलब यह है कि हमारी अर्थ पर भी जो सीजनल वेरिएशन है वो एक समान नहीं है, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग तरह के सीजनल वेरिएशन है, इसलिए अलग अलग तरह के बायोम्स फॉरेस्ट हमको देखने मिलते हैं। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में लिखा है, रोटेशन ऑफ आवर प्लेनेट अराउंड द सन and tilt of its axis causes annual variation in the intensity and duration of temperature resulting in distinct seasons। देखिए है ना, जो मैंने बताया वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हमारी जो अर्थ है उसको वो रोटेशन लगातार कर रही होती है, अपने एक्सिस पे झुकी होती है, इसी से एनुअल वेरिएशन आता है टेम्परेचर में, कि इंटेंसिटी में, ड्यूरेशन में, और इससे अलग अलग मौसम बनते हैं। ठीक है, दिस वेरिएशंस टुगेदर विथ एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, याद रखिए प्रेसिपिटेशन में हम जो है बर्फ का गिरना और पानी का गिरना, रेनफॉल और स्नोफॉल दोनों को शामिल करते हैं। प्रेसिपिटेशन हिंदी में बोलते हैं इसको अवक्षेपण, या हिंदी वर्ड शायद अवक्षेपण ही है। तो प्रेसिपिटेशन जो होता है ये, इसका मतलब ये होता है बेटा कि इसमें हम बर्फ का गिरना और पानी का गिरना, वाटर रेनफॉल, दोनों को हम शामिल करते हैं, स्नोफॉल को। ठीक है, लिखा है, देखिए रिमेंबर प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स बोथ रेन एंड स्नो। अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेजर बायोम्स डेजर्ट, रेनफॉल्स एंड टुंड्रा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सीजनल वेरिएशन होते हैं, अलग अलग धरती में अलग अलग हिस्से में अलग अलग टेम्परेचर होता है, उसके चलते कई तरह के बायोम बनते हैं। देखिए एनसीईआरटी का फिगर 13.1, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी फिगर से बात शुरू करेंगे हमके। तो ये हमने क्या देखा, हमने एनसीईआरटी का फिगर 13.1 देख रहे हैं। अभी देखिए, अभी इस फिगर को आप खुद से भी एनालाइज कीजिएगा और मैं अगली क्लास में इस फिगर को समझाऊंगा पूरा आपको, कि ये ग्राफ हम अच्छे से समझेंगे। कि आप देख रहे हैं जिस हिस्से में हाई टेम्परेचर है, हैवी रेनफॉल है, वहां पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बन रहा है। जहां पर आप देख रहे हैं टेम्परेचर हाई है लेकिन रेनफॉल कम है, वहां पे डेजर्ट बन रहा है, और अलग अलग बायोम बन रहे हैं। ये बायोम्स हैं जिनके अपने नेचुरल टेरिटरी। और देखिए दो ही फैक्टर यहां पे काम कर रहे हैं, कितना पानी गिरा और क्या टेम्परेचर है। और रेनफॉल और टेम्परेचर अर्थ की ज्योग्राफी पे, मौसम पर, सीजनल वेरिएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो चलिए, तो आज जो चैप्टर हमने शुरू किया है, ये चैप्टर समझ लीजिए आप कि एक बड़ी स्टोरी, बड़ी कहानी के समान है, जहां पर हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अलग अलग एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। इसको यदि आपने वर्ड टू वर्ड पढ़कर रटने की कोशिश की तो ये बिल्कुल इतना बोर है कि आप नहीं समझ पाएंगे, इसको नहीं याद रख पाएंगे। कि आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा बेटा, है ना, और हम उस पर काम करेंगे। मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि आपको इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन गलत ना करें, आप एक भी क्वेश्चन फोड़ के आप आए। इसमें पढ़ते रहना है बेटा, लगातार मेहनत करते रहना है। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.